रीनीट का हमेशा से इतिहास रहा है कि पेपर टफ पूछा जाता है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग एनएलपी यानी नीट लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और यहां पर जो 26 प्रॉब्लम है, इसमें से अगर 22 प्रॉब्लम आप कर ले रहे हैं, मतलब आपकी नीट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर 26 क्वेश्चन फॉर नीट 26 की सीरीज में। पहला सवाल, इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ F2 progeny will be homozygous for both recessive trait। अब मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में कहा F2 जनरेशन में दोनों रेसेसिव ट्रेट के लिए होमोजाइगस कितने होंगे। अब दोनों रेसेसिव ट्रेट यानी यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दोनों रेसेसिव ट्रेट के लिए होमोजाइगस होगा। और ऐसे कितने बनेंगे, तो आप याद करिए एक सवाल मैंने कराया था कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बनेगा। अगर यहां पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो 16 प्रोजनी बनेंगी। और इन 16 प्रोजनी में जो सबसे पहली प्रोजनी है ये बनेगी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये वाली बनेगी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी होमोजाइगस फॉर बोथ रेसेसिव ट्रेट ऐसे एक हैं कितने में से, 16 में से। तो 1/16 यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो 26 सवाल यहां पर करें, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि आपके एनसीईआरटी के बाहर है। अ पर्सन विद आरबीसी काउंट ऑफ 5 इंटू 10⁶, 5 इंटू 10⁶ पर मिलीमीटर क्यूब। टोटल ब्लड वॉल्यूम इज 5 लीटर, अप्रोक्सीमेट टोटल आरबीसीज इन द बॉडी आर। अब यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो 1 लीटर जो होता है ना, वो होता है 10⁶ मिलीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, 10⁶ मिलीमीटर क्यूब। ये लीटर जो है ये भी वॉल्यूम को बता रहा है, मिलीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम को बता रहा है। तो 1 लीटर में 10⁶ मिलीमीटर क्यूब है, और हमारे पास ब्लड कितना है, 5 लीटर। और हमें पता है कि 1 मिलीमीटर क्यूब में हमारे पास है 5 इंटू 10⁶ आरबीसीज। तो आपको कितने में निकालना है, आपको निकालना है 5 इंटू 10⁶ मिलीमीटर क्यूब में। तो इंटू आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 10⁶ आरबीसीज। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 12, 25 इंटू 12, लेकिन यहाँ 2.5 इंटू 10⁻13 यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 10⁶ मिलीमीटर क्यूब होते हैं। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में खूब यूज भी करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। ए बर्थ रेट इज 25 एंड डेथ रेट इज 10 per 1000 individual per year. What is the net increase in the population in 1 year if initial population is 5000? अब यहां इनिशियल से मतलब ही नहीं, क्योंकि नेट इंक्रीज पूछा है आपसे। उसके लिए आपको बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है, पर 1000 में दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इनिशियल का केवल यूज यही है कि यहां पर 1000 दिया और हमें 5000 में से निकालना है। तो अगर आप बर्थ रेट देखो, बर्थ रेट कितना है, 25 दिया है, डेथ रेट 10 दिया है, तो चेंज कितना हो रहा है, 15 का चेंज हो रहा है। 15 का चेंज कितने में, 1000 इंडिविजुअल में। और 5000 जो पॉपुलेशन दी गई, अगर 1000 में 15 का चेंज हो रहा है तो इसका 5 गुना है ये। तो 2000 में 30 का, तो 5000 में 75 का चेंज हो जाएगा, 75। बहुत ज्यादा ऐसा फॉर्मूला नहीं यूज करना है, कॉमन सेंस यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, काम आसान हो जाएगा। If a plant has 2 and 24 diploid number, how many tetrad will be formed during zygote or meiosis में? अब टेट्राड बनता कैसे? टेट्राड की अगर हम लोग बात करें तो टेट्राड को बाइवेलेंट भी कहते हैं। टेट्राड का मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4। तो ये नहीं करना है कि अच्छा 24 से टेट्राड पूछा है तो 4 से डिवाइड करके 6 लगा दिया, नहीं। टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड, इसे बाइवेलेंट कहते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम। यानी एक टेट्राड में 4 क्रोमेटिड होती है, लेकिन क्रोमोसोम 2 ही होते हैं। तो अगर 24 क्रोमोसोम हैं और 2 क्रोमोसोम एक टेट्राड बनाते हैं, 24 क्रोमोसोम 12 टेट्राड बनाएंगे। बढ़िया सवाल है ये। अ कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। व्हाट विल बी द स्ट्रोक वॉल्यूम इफ कार्डियक आउटपुट इज 5.6 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर निकालना तो हमें पता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद द हार्ट रेट।
हमें क्या निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, कार्डियक आउटपुट हमें दिया हुआ है ना, ये हमें निकालना है, ये दिया हुआ है। हार्ट रेट भी हमें पता नहीं है, उसके लिए हमें समय दिया हुआ 0.8 सेकेंड। तो अब हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, 0.8 सेकेंड हमें एक बीट का टाइम दिया है। एक कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो एक बीट की भी ड्यूरेशन होती है। तो अगर एक बीट 0.8 सेकेंड में पूरी हो रही है, 0.8 सेकेंड में एक बीट अगर पूरी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि एक सेकेंड में कितनी होगी, 1/0.8। और हमें निकालना है 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में जो बीट निकलेंगी वही तो हार्ट रेट होगा, क्योंकि हार्ट रेट मतलब नंबर ऑफ बीट पर मिनट, मतलब 60 सेकेंड। यानी हो जाएगा 1/0.8 × 60। तो ये अगर आप निकालोगे तो 600/8, ठीक है। 4 से अगर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 2, यानी 75 आ जाएगा। यानी 60 सेकेंड में 75 बीट है, और यही हार्ट रेट हो गया। तो अब हार्ट रेट पता चल गया, कार्डियक आउटपुट हमें पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। दिस इज कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट 5.6 लीटर दिया, 5600 कर लो इसको ml में, और हार्ट रेट हो जाएगा 75। ठीक, 75 से डिवाइड कर लो इसको। तो पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। तो ये 5, 15, 25, 75, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1120 आ गया, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 से 15, या सीधे डिवाइड कर लो 15 से, 15 पहाड़ा तो आता ही होगा। 15 सत्ती 105, 15 सत्ती 105, 7 बचेगा, 15 चौको 60, 74 के आसपास आएगा। ये 75 दिया होगा, लगभग में आ जाएगा उतना, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब इस सवाल में केवल आपको क्या नहीं पता था, यहां पर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना था, हार्ट रेट सीधा नहीं दिया गया। कार्डियक साइकिल दी गई है और उससे आपने पहले हार्ट रेट निकाल लिया, और फिर तो कैलकुलेशन है यहां पर। फॉर अ पर्सन विथ टीएलसी 6000 ml वीसी ईआरवी टीवी, व्हाट इज आईआरवी। आईआरवी आपको निकालना है। अच्छा, तो हम लोग क्या जानते हैं, आईआरवी अगर हमें निकालना है, आईआरवी, तो आईआरवी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो यहां पर हमें दिया है टीएलसी, टीएलसी दिया हुआ है, टीएलसी इक्वल टू वीसी प्लस आरवी, ये होता है, ठीक है, वीसी प्लस आरवी होता है। और यहां पर टीएलसी 6000 दिया हुआ है, वीसी 4800 दिया हुआ है, तो प्लस आरवी, यहां से हम आरवी निकाल लेंगे। आरवी कितना आ जाएगा, आरवी आ जाएगा 1200, ठीक, आरवी 1200 आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वीसी। वीसी में आती तीन चीजें, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस यहां पर आ जाता है टीवी। वीसी हमें पता है कितना, 4800 दिया हुआ है। आईआरवी हमें निकालना है, प्लस ईआरवी हमें दिया है 1200, और टीवी हमें दिया है 500। अब निकल आएगा, ये 12 5 17 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 1700 इसमें से माइनस कर लोगे, 0 0, यहां से आ जाएगा 1 और 3, 3100 आ जाएगा। 3100 मिल गया ऑप्शन पर। तो बहुत सीधा सा सवाल नहीं है। नॉर्मली जो नीट में अभी तक सवाल पूछे गए बहुत सीधे सीधे सवाल थे, लेकिन ये बहुत सीधा सवाल नहीं है यहाँ पर। एक बार पहले आप ट्राई किया करिए इसको, मेरे सोल्यूशन के पहले यहीं पर पॉज करिए वीडियो को, एक बार खुद सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन देखा करिए। इफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव 38 एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन, हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1140 एटीपी। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर 38 एटीपी के लिए यूनिटरी मेथड, एक ग्लूकोज चाहिए, तो एक एटीपी के लिए कितने ग्लूकोज चाहिए, 1/38, और आपको दिया कितना 1140 एटीपी आपको प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए 1/38 और मल्टीप्लाइड बाई 1140, बस आप डिवाइड कर लो। पहले इसको आप डिवाइड कर लो किससे, 2 से डिवाइड कर लो, ये 19 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पंची 10, 2 सत्ती 14, 570 आ गया, है ना। अब 19 तिया 57, सीधे सीधे कट जा रहा है, 30 हो जाएगा, 30। If a linear in a linear DNA of 5 kilobase, EcoR1 cut at 3 site,
इफ ऑल फ्रेगमेंट आर इक्वल व्हाट इज द साइज ऑफ ईच फ्रेगमेंट। अब ये पिछला जो आपने 26 वाली सीरीज की है ना, उसमें अगर आप ध्यान दें तो मैंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूछा था और अलग तरह का सवाल था। लीनियर डीएनए दिया हुआ है और ई को R1 की 3 साइट दी हुई है, 3 साइट, 1 2 और 3। तो 3 साइट पे अगर काटेंगे तो 1 2 3 और 4 टुकड़े बनेंगे बराबर। ठीक है, ऑल फ्रेगमेंट्स आर इक्वल। तो 4 फ्रेगमेंट मिल गए, व्हाट इज साइज ऑफ ईच फ्रेगमेंट। पूरे डीएनए का साइज कितना है, 5 किलो बेस है और 4 हिस्सों में बराबर डिवाइड हो गए तो हर टुकड़ा कितना होगा, 1.25 हो जाएगा, पहला ऑप्शन। यही लीनियर की जगह सर्कुलर दिया होता, तो सर्कुलर अगर हमें दिया जाता और 3 साइट होती यहां पर 1 2 3, तो 3 टुकड़े बनते बराबर साइज के, तो 5/3 हो जाता है, यानी ये 1.66 हो जाता, 1.66, तब सेकंड ऑप्शन होता। तो थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाना है आपको कि लीनियर में जितने साइट होंगे उससे एक ज्यादा बनेगा और सर्कुलर में जितनी साइट उतने बनेंगे। इफ अ डीएनए सेगमेंट ऑफ 200 has 200 adenine, 120 cytosine, what will be the total number of hydrogen bond। अब देखो चारगा फूल लगाते हैं तो 200 एडेनिन अगर हैं तो 200 थाइमिन भी होंगे और 120 अगर साइटोसिन है तो 120 ग्वानिन होंगे। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बीच 3। तो 200 एडेनिन और 200 थाइमिन के बीच कितने होंगे, अगर एक एक के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो 200 में हो जाएंगे 400। एक ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 तो 120 में कितने हो जाएंगे, 32 36 360, यानी टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आ गए, 760 आ गए। है सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इफ मैप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 20 सेंटीमॉर्गन, व्हाट परसेंट ऑफ गैमेट विल बी रिकॉम्बिनेंट। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। मैंने कहा था कि जो डिस्टेंस दी हुई है, जो ए और बी के बीच डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमॉर्गन, जो डिस्टेंस है, क्योंकि अल्फ्रेड स्टर्टिवन ने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का यूज किया था, तो जो डिस्टेंस है वही परसेंटेज बन जाता है। तो 20 सेंटीमॉर्गन दिया है, यानी 20% यहां पर रिकॉम्बिनेंट होंगे। अगर पेरेंटल टाइप पूछे तो 80% हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पर है आपका 11 नंबर। इफ के 1000 n 100 r 0.1, व्हाट इज dn ओवर dt एज पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो dn ओवर dt लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, dn ओवर dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन ओवर के। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। r की वैल्यू 0.1 दी हुई है, n की वैल्यू 100 दी हुई है, k माइनस एन, तो k कितना है 1000, माइनस n कितना है 100 और बटे 1000 k की वैल्यू। सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 1000 में से 100 गया तो बचा 900, 900 बटे 1000, 900 बटे 1000, तो इसका मतलब 9/10 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे 10 10 कैंसिल, 9 आ जाएगा। तो dn ओवर dt की वैल्यू कितनी आ गई, 9। बस सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इस फॉर्मूले को ही कई बार नीट में पूछा गया है। dn ओवर dt k माइनस एन ओवर के। फॉर सिंथेसिस ऑफ वन माल्टोज मॉलिक्यूल इन प्लांट हाउ मेनी केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड। तरीका वही है, बस सोचना है कि जो माल्टोज मॉलिक्यूल है डाइसैकेराइड है और ये 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब हमें पता है कि एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल चाहिए, तो 2 ग्लूकोज के लिए कितनी चाहिए, 12 साइकिल चाहिए, खत्म हो गया। इफ 5 टर्न ऑफ TCA साइकिल अकर हाउ मेनी CO2 आर रिलीज्ड। तो अगर हम TCA मतलब इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं हम लोग, एक क्रेब्स साइकिल में आप देखें तो 2 CO2 रिलीज होते हैं, एक टर्न में 2 CO2 रिलीज होते हैं। कहां पर, एक अल्फा के पहले और एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद। तो 5 टर्न दिए हुए हैं तो 5 टर्न में 10 हो जाएंगे, सीधी बात, नो बकवास। If sarcomere length reduces from 2.5 micrometer to 1.5 micrometer during contraction, what percent shortening occurred। तो शॉर्टनिंग कितनी हुई, 2.5 से 1.5 हो गई, 2.5 से 1.5 मतलब शॉर्टनिंग हो गई कितनी, 1 माइक्रोमीटर, है ना। तो कितने परसेंट शॉर्टनिंग हो गई, तो कितने अगर परसेंट निकालना है आपको, तो
जितना चेंज हुआ है और ओरिजिनल कितना था 2.5 इंटू 100 आप कर लो, इसको परसेंटेज निकल आएगा। तो ये 100/2.5 हो जाएगा, 100/2.5 यानी 1000/25। तो 25 चौको 100, 40% हो गई शॉर्ट में, 40% आ गया। थोड़ी सी मैथमेटिक्स बस यूज हो रही है ना, कि पहले 2.5 था, 1.5 हो गया, मतलब 1 माइक्रोमीटर की कमी आई, तो कितना चेंज हो रहा है, तो 40% यहां पर चेंज हो रहा है, शॉर्टनिंग हो रही। इफ अ टीआरएनए हैज एंटी कोडॉन दिस, व्हाट इज द कोडॉन ऑन एमआरएनए? बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो, नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भैया ये आपको दिया हुआ है तो आप सिंपली इसको निकालेंगे। एंटी कोडॉन टीआरएनए पे होता है, कोडॉन एमआरएनए पे। कॉम्प्लीमेंट्री, तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से आप देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए का यू और सी का जी, ये आ गया ए यू जी। और ए यू जी पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, आपने कर दिया। लेकिन पोलैरिटी भी चेक करनी है। अगर एंटी कोडॉन 5 से लिखा है तो कोडॉन यहां 3 से बनेगा और ये 5 प्राइम होगा। यानी कोई भी ऑप्शन आपका 3 से तो दिया नहीं गया, सारे 5 से दिए गए, और आपका ऑप्शन तो ये निकला ना 3 to 5 AUG। अगर 5 से इसको करोगे तो कैसे पढ़ोगे, 5 प्राइम से लोगे तो G 5 प्राइम से GAU 3 प्राइम, GGUA 3 प्राइम, ये थर्ड ऑप्शन आएगा। तो एग्जाम में ना केवल आप यहां पर सीक्वेंस को देखेंगे बल्कि पोलैरिटी को भी ध्यान देंगे, पोलैरिटी को भी हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा सवाल आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, ये एक आपको हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और इसमें आपको दिखाया गया रेडियो एक्टिव P32 लेवल डीएनए बैक्टीरियोफेज में, और इसमें पूछा गया कि एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है। तो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि अगर P32 दिया जाए, यानी रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए दिया जाए, तो आपको यह कहना है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और अगर आपको सल्फर 35 दिया जाए रेडियो एक्टिव प्रोटीन, तो आप कहोगे प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगला सवाल देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो अब यहां पर ये आपको सीवेज ट्रीटमेंट दिया गया। तो सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं एयरेशन ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट। यहां शुरू करते हैं एयरेशन। एयरेशन जब करते हैं तो उससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल फ्लॉक्स, फ्लॉक्स बनता है। फ्लॉक्स बनाने के बाद, फ्लॉक्स जब बन जाता है तो बीओडी रिड्यूस होता है। बीओडी जब रिड्यूस हो जाता है तो फिर हम फ्लॉक्स को सेटल कराते हैं, जिससे एक्टिवेटेड सेल्स बनता है। यानी यहां पर आप सी के बाद ई पे जाओगे, सी के बाद ई के बाद आप जाओगे ए के पास, CEADB, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन नीट में ट्रेंडिंग है इस समय। अगला, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन आपसे पूछ, अच्छा ये सीक्वेंस आपको दिया गया है, कहां शुरू करोगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां शुरू करते हैं। फिर इसमें हो जाएगी मियोसिस, मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद डिहाइड्रेशन होने से पॉलन ग्रेन बनेगा, और पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट बनेगा जनरेटिव सेल से। यानी यहां पर ई से शुरू करेंगे, ई के बाद डी, डी के बाद बी, ई डी बी सी ए, यानी पहला ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। देखते हैं जरा, लैक ओपेरॉन की बात कर रहा है। तो यहां पर लैक्टोज एंटर बैक्टीरियल सेल, लैक्टोज बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा, लैक्टोज रिप्रेशर से जुड़ेगा जिससे रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाएगा। रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑपरेटर अब फ्री रहेगा, क्योंकि अब रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाएगा। तो अब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिससे एंजाइम बन जाएंगे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। यानी यहां पर शुरू करेंगे सी से, सी के बाद बी, CBE और AD, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज हैं तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग से शुरू होगी, मेंस्ट्रुएशन
मेंस्ट्रुएशन के बाद प्रोलिफरेटिव फेज आएगी, प्रोलिफरेटिव के बाद ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद सेक्रेटरी फेज आ जाएगी। यानी बी डी सी ए पहला ऑप्शन हो गया। इफ अ पी प्लांट प्रोड्यूसेस 2560 सीड ड्यूरिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस between round yellow and wrinkled green plant, then how many seed are wrinkled yellow, round yellow, wrinkled green respectively? अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है वो 9331 का रेशियो आता है, 9331। और इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो 9 होते हैं ये दोनों डोमिनेंट होते हैं, मतलब ये राउंड येलो आते हैं। इसमें दोनों रिसेसिव होते हैं 1, इसका मतलब ये रिंकल्ड ग्रीन होते हैं। और ये जो 3 है इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, मतलब एक राउंड ग्रीन होगा और एक रिंकल्ड येलो 3 हो। और ये 16 में से आपको दिखाए गए। तो आपसे क्या पूछा है, रिंकल्ड येलो पूछा है, तो रिंकल्ड येलो 3 है 16 में से। तो अगर 16 में से 3 है और 2560 में से पूछा है तो बस ऐसा नंबर दिया जाएगा कि 16 से आपका आसानी से डिवाइड हो जाए। ये 16 160 और इसको मल्टीप्लाई 480, 480 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यानी रिंकल्ड येलो 480 हो गए। राउंड येलो 9 है 16 में से, इंटू 2560 करोगे आप 16 टाइम, और 16 9 144, ये आ गया 1440। और रिंकल्ड ग्रीन आप देखो तो रिंकल्ड ग्रीन एक है 16 में से, है ना, और 2560 में से आपसे पूछा है, सीधे 160 हो जाएगा आपका, ये निकल आया। ये सवाल बायोनीट में भी आपको दिया गया। अगला, अरेंज HIV लाइफ साइकिल। तो HIV की लाइफ साइकिल को अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, HIV एंटर्स मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेज में एंटर करेगा। मैक्रोफेज HIV फैक्ट्री है। उसके बाद RNA से DNA बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के दौरान। फिर जो वायरल DNA वो इंटीग्रेट कर जाएगा और फिर प्रोजेनी वायरस बनेंगे और फिर ये वायरस हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करेंगे। तो इसका मतलब BCAD पहला ऑप्शन हो गया। ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। व्हेन अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट स्ट्रैंड ऑफ DNA ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज और स्टिक एंड आर्म, हम ध्यान से नहीं पढ़ोगे गड़बड़ होगा। यहां एक्सोन्यूक्लियस दिया गया इसलिए गलत होगा, एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम करता है स्ट्रैंड ऑफ DNA लिटिल अवे, यहां भी एक्सोन्यूक्लियस दिया है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां इनकरेक्ट हो जाएंगे। इन PBR 322 हाउ मेनी रिकॉग्निशन साइट आर प्रेजेंट? तो यहां पर रिकॉग्निशन साइट कितनी, 8 रिकॉग्निशन साइट है। कौन कौन सी, एक है PVU2, एक है PVU1, एक है PST1, एक है EcoR1, एक है CLA1, एक है HindD3, एक है BAMH1 और एक है SAL1। और इसमें से ये दोनों एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं साइट, जो याद ही रहती हैं, और BAMH1 SAL1 पाई जाती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर। अगर सेलेक्टेबल मार्कर यहां पूछे तो 2 सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 46, हाउ मेनी DNA मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन G2 फेज? अब ये आपका होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करके बताना है कि G2 फेज में कितने DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एक नॉर्मल ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में, जहां पर 46 क्रोमोसोम आपको दिए गए हैं G1 फेज में। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। और इस क्वेश्चन तक आप पहुंचे, इसका मतलब कि आपने पूरी वीडियो को देखा है, हर एक सवाल को आपने देखा है, सॉल्व किया है, प्रैक्टिस किया है, और इनमें से कोई भी सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, सब आपके सिलेबस के अंदर ही दिया गया। 21-22 सवाल आप इनमें से कर ले रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है, क्योंकि ये जो यहां पर आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो रहा है। और गंगवार इंस्टीट्यूट का नीट का जो ऑफलाइन बैच है, नीट 2027 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 1 महीने आप देख रहे हैं कि निकल गया नीट होने के बाद। 11 महीने का टाइम अब केवल बचा हुआ है, तो अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दें। अगर आप नीट 2027 की तैयारी शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट कर दें।